आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के मुजफ्फरपुर के मशहूर हॉस्पिटल प्रसाद में बीती रात लगी आग में 4 मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। आग हॉस्पिटल की बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में लगी, जिसमें गंभीर रूप से बीमार मरीज भर्ती थे। इनमें से कई मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया था और बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद आईसीयू में धुआं भर गया, जिसके बाद वही मरीजों का दम घुटने लगा। मुजफ्फरपुर के एमएसपी कातेश कुमार ने 4 मरीजों की मौत की पुष्टि की है। घटना के बाद वहां आईसीयू में भर्ती मरीजों को दूसरे हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल उत्तर बिहार के प्रमुख निजी अस्पतालों में गिना जाता है। 2014 में शुरू हुए इस अस्पताल ने पिछले 1 दशक में खुद को मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर के रूप में स्थापित किया। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद है, जबकि निदेशक मंडल में डॉक्टर अभिनव कुमार सिंह और अभिषेक कुमार सिंह शामिल रहे। 125 बेड वाले इस हॉस्पिटल में आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस और विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विभाग संचालित हैं। बड़ी संख्या में मुजफ्फरपुर समेत सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, दरभंगा तथा नेपाल सीमा क्षेत्र से मरीज यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं। क्या हुआ आपके पेशेंट के साथ? आग लगा कर झाड़ दिया मेरे पेट। कहाँ से आकर भर्ती हुए? कहाँ से? जिला मुजफ्फरपुर तो बाती है। मरीज का क्या नाम? पिता परीक्षा है, उनको पिता के नाम था। पानी पीजिए। सर मरिया सर बाबूजी बरजंदर ना मनियाई थाना। कहाँ भर्ती थे वो? नहीं भर्ती प्रसाद में, आईसीयू में भर्ती। आईसीयू में सर हर चीज भर्ती है। यहाँ आग लगा हुआ है। पेशेंट नहीं है सर, हम घूम के आए हैं। नहीं पेशेंट नहीं है सर। पेशेंट कहाँ है? पेशेंट नहीं है सर, गायब है सर। नहीं मेरा लिया है। हम मनिया केस क्यों है? मनिया केस क्यों है? देखिए वीडियो बना के लाया थाना के। अठारह को केस नहीं लिया सर। थाना को केस नहीं लिया, पूरा थाना पूरा थाना केस नहीं लिया। देखिए सर धीरे क्या हो गया? कौन भर्ती थे आपके? ससुर जी थे। अच्छा। उस दिन धक्का लगा था, बागी में धक्का लगा था। उसको सजा मनियारी थाना में रिपोर्ट मांगा, तो मांगे रिपोर्ट नहीं दिया हमको। जब फोटो खींच के वहाँ पेश करेंगे कागज के सिनेटी का कुछ हमको मिलेगा, देगा दवा। आज आग लग गया 3 बजे में, 4 बजे के लगभग में लगा है आग। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार नई बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी जाने जा रही है। दिल्ली सरकार ने पुरानी बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को वापस ले लिया है। उसकी जगह पर दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी 2026 लेकर आ रही है। टूरिज्म विभाग ने आम लोगों, पर्यटन उद्योग से जुड़े स्टेक होल्डर्स और संपत्ति मालिकों से 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव भेजने की अपील की है। इसके लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक होटल, लॉज, हॉस्टल और गेस्ट हाउस, सर्विस्ड अपार्टमेंट, सेफ्ट कैटरिंग, फ्लैट, बैकेंट या फिर रिसोर्ट, व्यावसायिक हॉस्पिटलिटी इकाइयों की श्रेणियों में आने वाली संपत्तियों को बेड एंड ब्रेकफास्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। बेड एंड ब्रेकफास्ट संचालकों को दिल्ली फायर सर्विस नियमों का पालन करना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन, एमसीडी और बिल्डिंग बायलॉज का पालन करना होगा। आवेदन के लिए संपत्ति के कानूनी दस्तावेज, पहचान पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र और सेल्फ क्लेरिफिकेशन एफिडेविट दस्तावेज जरूरी होंगे। आवेदन ऑनलाइन होगा। निरीक्षण के बिना फीस जमा होने पर ही पंजीकरण होगा। पूर्व आवेदन मिलने के 7 कार्य दिवस के भीतर डीमेड अप्रूव्ड मिलेगा और इसके बाद सरकार जरूरत पड़ने पर निरीक्षण भी करेगी। पंजीकृत यूनिट की डिजिटल डायरेक्टरी बनाई जाएगी।
एजुकेशन सिटी में फिर कोचिंग छात्र के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जवाहर नगर थाना क्षेत्र के पुराने राजीव गांधी नगर स्थित एक पीजी में रह रहे 17 वर्षीय कोचिंग छात्र ने बुधवार देर रात अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को नीचे उतारकर जांच शुरू कर दी। जवाहर नगर थाने के एएसआई जवाहर लाल ने बताया कि मृतक की पहचान आर्यन ओझा पुत्र कृपा शंकर ओझा निवासी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आर्यन फरवरी 2026 में कोटा आया था और यहां रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमबीएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया है। शुरुआती जांच में आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस छात्र के कमरे और आसपास के लोगों से पूछताछ करके जांच कर रही है। मौके से किसी सुसाइड नोट की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। जवाहर नगर थाना पुलिस ने छात्र के परिजनों को घटना की सूचना दे रही है। उनके पहुंचने के बाद उनकी मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गुजरात पुलिस ने अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पूरे राज्य में ऑपरेशन डेल्टा हंट को तेज कर दिया है और इसी क्रम में पुलिस ने 501 लोगों को हिरासत में भी लिया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई एक ही समय में कई जिलों में हुई। कोऑर्डिनेटेड एक्शन में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान और उनका वेरिफिकेशन किया गया। पुलिस टीमों ने खुफिया जानकारी के आधार पर चिन्हित आवासीय क्षेत्रों, मजदूरों के ठिकानों और साथ ही अन्य स्थानों पर जांच की। इस कार्रवाई में पुलिस की जिला इकाइयां, क्राइम ब्रांच टीमें और साइबर सेल की टीमें शामिल थी। गुजरात के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस पहल को एक खुफिया सूचना आधारित अभियान बताया है। 362 બાંગ્લાદેશીઓને પકડવામાં તો આવ્યા, પરંતુ પોલીસની બીજી યુનિટ દ્વારા આ લોકોને ઘર આપવાવાળા લોકો, આ લોકોને નોકરી આપવાવાળા લોકો, આ સૌ લોકોને અહીંયા કોણ રાખતું હતું તેની બી તપાસની કામગીરી આગળ ચાલી રહી છે। જેમ કે આપણે પહેલાથી જ કહ્યું છે કે કોઈ બી પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ્સ લીધા વગર આવા અવૈધ લોકોને જે કોઈ લોકો આશરો આપશે તેની ઉપર બી ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવશે અને આ વખતે આ સંપૂર્ણ તપાસ બી આગળ વધી રહી છે। જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝે આ લોકોને નોકરી આપી હશે અને પોલીસની અંદર એમના વેરિફિકેશન માટે ડોક્યુમેન્ટ્સ નહીં મોકલ્યા હશે તેમની ઉપર બી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આ ઓપરેશન એ આવનારા દિવસોમાં બી રાજ્યના તમામ ક્ષેત્રોની અંદર ચાલશે, તમામ દિશાઓમાં ચાલશે। આ ઓપરેશન એટલી સારી રીતે પ્લાન કરવામાં આવ્યું હતું કે શહેરોમાં જ્યારે રેડ ચાલુ થાય તેની સાથે સાથે જ બસ સ્ટેશનો, હાઈવે અને રેલવે સ્ટેશન પર બી નાકાબંધી સાથે જ ચાલુ કરવામાં આવે। આપ સૌને જાણીને આનંદ થશે કે કુલ મલાવીને આખી રેડ દરમિયાન રેડ ચાલુ થતાની સાથે જ આ નાકાબંધી કરવામાં આવી તો રેલવે સ્ટેશન, બસ સ્ટેશન અને જિલ્લાને હાઈવે પરની નાકેબંધીના માધ્યમથી 18 લોકો જે ભાગવાની કોશિશ કરતા હતા તેમને બી પકડવાની સફળતા આ વખતે આપણે લોકોને ધ્યાનમાં આવી છે। 362 બાંગ્લાદેશીઓને પકડવામાં તો આવ્યા, પરંતુ પોલીસની બીજી યુનિટ દ્વારા આ લોકોને पिछले चरणों में पुलिस की जांच में पहचान के दस्तावेजों की बारीकी से जांच भी शामिल थी। कुछ मामलों में जाली या धोखाधड़ी से प्राप्त आधार रिकॉर्ड के संदिग्ध इस्तेमाल की बात सामने आई और जांच का दायरा उन लोगों और नेटवर्क तक भी बढ़ाया गया जो
कथित तौर पर बिना दस्तावेज वाले निवासियों की मदद कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह ने क्या बयान दिया है, सुनाते हैं। राज्य में एक ड्राइव चलाई गई जिसमें इलीगल ढंग से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढना था और उनके ऊपर जो लीगल कार्रवाई करनी थी। उसी के अनुसंधान में सूरत शहर पुलिस द्वारा, क्राइम ब्रांच, एसओजी और स्थानिक पुलिस के द्वारा सारे सीनियर अधिकारी के सुपरविज़न में कल लेट नाइट से एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें हम लोगों ने ऐसे एरिया को चिन्हित किया हुआ था जो भूतकाल में भी वहाँ पे बांग्लादेशी नागरिक इलीगली रह रहे थे। हमें कुछ टेक्निकल एविडेंस, हमें कुछ जो ह्यूमन इंटेलिजेंस सभी को इकट्ठा करने के बाद जो कल ड्राइव की गई, उसमें मॉर्निंग तक हम लोगों ने 261 लोगों को जो है सस्पेक्टेड बांग्लादेशियों को डिटेन किया। उसमें से 84 अभी तक कंफर्म बांग्लादेशी उनके डॉक्यूमेंट के आधार पे और उनके कन्फेशन के आधार पे निकले हैं, जिसमें लगभग 34 जितने पुरुष हैं, 29 महिलाएं हैं और 21 जितने अभी बालक हैं जो है। और उसके अलावा बाकी 160 लोग जो बचते हैं उनके बारे में टीमें अलग अलग राज्य में एक ड्राइव चलाई गई जिसमें इलीगल। उत्तर प्रदेश में भवन मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत नक्शों को लेकर अहम फैसला किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब 31 मार्च 2026 तक जिला पंचायतों से पास कराए गए भवन नक्शों को विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में भी पूरी तरह से वैध माना जाएगा। सरकार के इस कदम के बाद अब ऐसे भवनों के खिलाफ सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक राहत का लाभ लेने के लिए संबंधित भवन स्वामियों को विकास प्राधिकरण में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और साथ ही निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भवन का निर्माण मास्टर प्लान के भूमि उपयोग के विपरीत यानी नियमों के खिलाफ पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भवन मालिक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। सरकार का दावा है कि इस महत्वपूर्ण फैसले से प्रदेश के हजारों भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।